हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, वो ऊपर आई बटन है। अगर आपको बिजनेस स्टडीज 5 मिनट में करनी है तो उसका भी जुगाड़ मैंने आई बटन में दे रखा है। पर अभी शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। पहले इस एरिया की या इस टाइम फ्रेम की कंडीशन समझो। हम लोग आजाद हो चुके थे, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब आगे कैसे चलना है, क्योंकि जिन लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग आती थी वो तो 200 साल पहले मर चुके या 150 साल पहले मर चुके, क्योंकि अंग्रेजों का राज 190 साल चला था। तो सब कुछ रॉ था, सब कुछ न्यू था। अब जीरो से हमें शुरुआत करनी थी। तो हमारी इकोनॉमी ने आगे बढ़ने के लिए जितने भी लोग थे उन लोगों ने मिलकर प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग का इस्तेमाल किया। किसका किया? प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रोग्रेसिव मतलब जिसके अंदर शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान ये दोनों बहुत स्पीड में बढ़ते हुए चल रहे होंगे। मतलब फटाफट फटाफट, जैसे हम कहते हैं ना, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं इंटेंसिव सेलिंग टेक्निक, जहां पर बहुत जल्दी बेचने का काम किया जाता है, कुछ भी करके बस बेच दो। इसी तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग, जो आगे बढ़ती हुई फटाफट ज्यादा अच्छी ग्रोथ की तरफ आती हुई इकोनॉमिक प्लानिंग थी। सबसे पहले हमारे लिए यह जरूरी था कि हम पता करें कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करेंगे। देखो, 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोसाइटल, एक होता है मिक्स्ड। तीनों सिस्टम को समझना। सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट। ये एक ऐसी इकोनॉमी होगी जहां पर सब कुछ प्राइवेट देखेगा। प्राइवेट कैपिटलिस्ट होंगे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस चलेगा। कहीं भी वेलफेयर की बात नहीं की जाएगी। आपको धंधा आता है, आपको सेलिंग आती है, आप करो, सामान बेचो, पैसा कमाओ, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा रखो। प्राइस कितना होगा, मिनिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, ये सब डिमांड और सप्लाई पे ही रहेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर अब तक इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो पूरी तरीके से हटा दिया गया। क्योंकि अगर इसको रख लेते तो गरीब गरीब ही रह जाता, अमीर बहुत ज्यादा अमीर बढ़ जाता। ठीक है। तो दूसरी इकोनॉमी के बारे में सोचा गया जो थी सोसाइटल इकोनॉमी, या फिर ऐसी इकोनॉमी जो कि सेंट्रली प्लान्ड हो, जिसके अंदर प्राइवेट नाम का शब्द ही ना हो, सब कुछ सरकारी हो, सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड हो। हम पहले इसकी तरफ झुक रहे थे, पर क्योंकि हमें एक बात को समझना जरूरी था कि हम प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट ओरिएंटेड जितनी भी चीजें होंगी वो वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए चलेंगी, तो उनकी ग्रोथ काफी न्यूट्रल होती है। इसलिए हमने सोसाइटल टेक्निक को भी हटा दिया। जो तीसरी इकोनॉमिक सिस्टम को आज तक हम लेके चल रहे हैं वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपने प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब देखे हैं। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो सरकार करती है। अब आप पूछो सर अलोकेशन का मतलब क्या है? अलोकेशन को सिंपल भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपने देखा होगा कि फरवरी में हमारा बजट आता है तो हमारी सरकार बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कितना पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है, रेलवेज में क्या करने वाले हैं, आगे फॉरेन डेवलपमेंट के लिए और हमारी इकोनॉमी के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो ये कितना पैसा कहाँ जाना है ये गवर्नमेंट अलॉट करेगी और इसके हिसाब से प्राइवेट अपना धंधा बहुत बेहतर तरीके से करेगा। समझ में आ गया? जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपने देखा होगा यहां पर एक 3 साल का गैप है। हम आजाद हो गए थे 1947 में, पर हमारी प्लानिंग शुरू हुई 1950 तक। हमें 2.5 साल 3 साल लग गया ये समझने में कि हमें आगे क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के काम में लग गया समय और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट में भी समय लग गया। हमारा पहला 1948 के अंदर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लॉन्च हो गया था। यानी कि आजाद होने के 1 साल के अंदर हमने कहा इंडस्ट्रीज को बढ़ा दो। पर वो कहते हैं ना कि नया नया आदमी जो होता है ना वो फटाफट ज्यादा फलफल करता है, बुझने वाला दिया बहुत जल्दी बहुत फड़फड़ करता है। उसी प्रकार से हमने जल्दीबाजी में ये एक तरीके का इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए एक रिजोल्यूशन लॉन्च कर दिया जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया।
इसलिए सब लोग बैठे बोले देखो ऐसे है ना, अपनी इच्छा से कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, आराम से बैठते हैं, थोड़ी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो इसलिए इनको 2-3 साल का जो है टाइम लग गया। अब ध्यान से सुनना, प्लानिंग कैसे शुरू होती है। इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन फॉर्म्ड द प्लानिंग कमीशन। हमारे यहां पर प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। अब जब प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, इसका गठन होता है कब? मार्च 1950 में। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन होगा, जिसको आज आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। मोदी जी ने आने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कर दिया है। तो उस समय प्लानिंग कमीशन जो है वो डेवलप हुआ मार्च 1950 में। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसको हमने प्लानिंग कमीशन का नाम दिया, और जिसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसके चेयरपर्सन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। सबने मिलकर डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाए। किसका इस्तेमाल किया जाए? 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी। अब ये 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से समझना। 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम आज प्लान बनाएंगे, अगले 5 साल तक उस प्लान के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे, फिर अगले 5 साल तक उसके ऊपर काम करेंगे। यानी कि हम प्लानिंग आज करेंगे आने वाले अगले 5 सालों के लिए। इसलिए आपने देखा होगा, बेसिकली इसको रिलेट करने के लिए मैं ऐसे बता देता हूं कि हमारी जो सरकार होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो भी 4-5 साल के आसपास का ही होता है। तो वो भी इसी तरीके से लिंक हो रहा है कि भाई हमने आज प्लानिंग बनाई, गवर्नमेंट आई, उसने प्लानिंग बनाई, अगले 5 साल तक वो उस प्लान के ऊपर काम कर रही। जो उसका आउटलुक होता है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप समझना पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए अपन डेफिनेशन बात कर लेते हैं। देखो, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ही बात करेंगे। जो प्लानिंग कमीशन बनी उसने इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या डेफिनेशन दी। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। हमारे देश के रिसोर्सेज को यूज करो इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटी में, इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटीज। किसके हिसाब से? हमारे देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से कि अभी हमें क्या करना। अब बात आती है कि सर अभी हमें क्या करना है। तो अभी हमें क्या करना है ये इस 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी से पता चलेगा। जब 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी की बात हुई तो हमारा पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से शुरू हो गया। मतलब पहला 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मैं 2 ऑब्जेक्टिव आपके लिए पढ़ लेता हूं। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ। ये हमारा पहले 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये किताब मेरी वाली है जो मैंने लिखी है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अमेजोन पे, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, तो पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से चालू हुआ, 5 साल के लिए इस पे काम करा। तो देखो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए हमने सोचा चलो एग्रीकल्चर से शुरुआत करते हैं। जो आता है पहले वो कर लेते हैं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, जो चैप्टर आता है रिवाइज करने के लिए सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी ने भी यही काम किया। जितने भी हमारे उस समय के समझदार लोग थे, बुद्धिजीव थे, उन्होंने भी यही काम किया कि जो उन्हें आता था, जो एग्रीकल्चर पहले से चल रहा था, उसी को पकड़ लिया कि चलो हम यहीं से करेंगे। एक बात को ध्यान रखना, हमारी जो पूरी इकोनॉमी अब तक चली है, और आज आप 2023 में हो, शायद अभी वीडियो आगे देख रहे हो, 24, 25, 26 जब भी देख रहे हो, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आई आजादी के बाद। यानी आजादी के बाद हमने कुछ इंप्लीमेंट करा, हमें पता लगा नहीं ये तो खराब है, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करा, फिर पता लगा ये भी खराब है, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट करा, यानी ट्राई टेस्टेड एरर के हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी ठुकते पिटते आई है। पर एट द एंड हम जहां हैं वो बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को चला, और तब से अब तक हम 12 5 ईयर प्लान लॉन्च कर चुके हैं। और आखिरी जो अभी हुआ था वो था 2012 से 2017 तक का 5 ईयर प्लान। उसके बाद अभी इस प्रोसेस में आगे बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ऐसे बीच में कई बार हुआ है कि आपके 5 ईयर प्लान्स को गैप दे दिया गया कि भाई अभी हो गया, फिर 2 साल रुक गए, थोड़ा और सोचने लग गए, फिर उसके बाद वापस से बना दिया, या सरकार चेंज हो गई, कुछ भी हो गया इस वजह से। ठीक है, अब जब 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 प्रकार के गोल्स होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म।
इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये 5 ईयर प्लान जो है ना, ये तुम्हारी पूरी 12वीं क्लास की कहानी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब हर 5 ईयर प्लान का स्पेसिफिक गोल, यानी कि महीने का तुम्हारा स्ट्रेटेजी कि भाई मेरे को अक्टूबर में ये करना है, नवंबर में ये करना है। उसी प्रकार से ये शॉर्ट टर्म गोल प्लान स्पेसिफिक हुआ करते थे। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल का, नहीं, शॉर्ट टर्म मतलब 5 साल का। सर लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म कहते हैं 20 साल के, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब वो गोल जो प्लान स्पेसिफिक हुआ करते थे। जैसे 51 से 56 तक हमने कहा एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, 56 से 61 हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पे काम कर रहे हैं, 61 से आगे हम बोले किस पे काम कर रहे हैं, वापस एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हर 5 साल में हमारा गोल बदल रहा है। ये कहलाता है शॉर्ट टर्म गोल या प्लान स्पेसिफिक गोल। हर प्लान का अलग स्पेसिफिक गोल है। आपको जो याद रखने हैं वो प्लान बता देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। पहला 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड था, दूसरा इंडस्ट्रियल पे बेस्ड था। ये आप ऑटोमेटिकली याद रख लोगे जब आप 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान बहुत जरूरी था क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बात कर रहा था, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब जनरल गोल, जैसे हमें जीडीपी बढ़ाना है। 5 साल के लिए जीडीपी नहीं बढ़ती है, और जीडीपी बढ़ाना कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि अभी 1 दिन में बढ़ाया, 2 दिन में बढ़ाया, 1 साल में बढ़ाया, 5 साल में बढ़ाया। ये ओवर द टाइम होता है। 15 साल 20 साल तक हमने काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे हमें करना है कि भाई सब लोगों को रोजगार देना है, तो ऐसा नहीं सिर्फ 5 साल देना है, हमें इस प्रोसेस में काम करना है कि हम ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें जो लॉन्ग टर्म में पूरे भारत को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अब ऐसे 5 गोल्स के बारे में बात करते हैं जो कि जनरल हैं, जो कि पूरे करने थे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद रखना तो आपको याद रखना है जेम्स, GEMS-F। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव थे जो कि आपके 5 ईयर प्लान्स के थे, यानी कि कुछ भी हो, हम भले एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इन 5 चीजों को सही करना है, ठीक है। एक एक करके पांचों के बारे में बात करते हैं, कौन से क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका, मैं कलर चेंज करता हूं, जी से आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि हमें इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ मेंशन होती है आपके जीडीपी से। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी में बूस्ट आ जाना, इंक्रीमेंट आ जाना, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द कंट्री, ठीक है। तो हमारा पहला काम था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। कुछ भी हो जाए, हमें कैसे भी करके इकोनॉमी को ग्रो करना है, अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो एस से आता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार। भारत में जितने भी लोग हैं जो काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रोजगार मिले, ये हमारा अगला मेन ऑब्जेक्टिव था। चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिले, किसी भी सेक्टर में मिले, बस उनको मिलना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात थी, ठीक है। अब हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं। अब देखो, ये जो जीडीपी बढ़ाने वाला जो काम है ना, इसको मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें और लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। तो अगर जीडीपी को हम ढंग से बढ़ा पाए तो हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन के दो मतलब हैं, दोनों को ध्यान से समझना। मॉडर्नाइजेशन का एक मतलब होता है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, नई नई तरीकों का इस्तेमाल करना है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, सर्विस सेक्टर में। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का एक मतलब और था कि ऐसी चीजें जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, जिनके अब मायने बिल्कुल खत्म हो गए, जैसे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे बाल विवाह होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे मायने थे जो ज्यादातर लोगों के हिसाब से पुराने हो गए हैं, तो उनको भी चेंज करना और अभी के समय के हिसाब से उनको मॉडिफाई करना, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना, यह भी जरूरी था, ठीक है। 3 काम हो गया हमारे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, और इक्विटी हो गया। जब मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट एज वेल एज इक्वल ग्रोथ इन ऑल दी सेक्टर्स। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा थे,
पर बाकी सेक्टर्स में थे ही नहीं। तो हमें इक्वली सारे सेक्टर्स में बढ़ना था, साथ साथ में क्या करना था, हम लोगों को मेल फीमेल वाली जेंडर इक्वालिटी पे भी काम करना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार हो, ठीक है, किसी के साथ भी खराब व्यवहार ना हो, ठीक है। वो आपने कॉन्सेप्ट देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लगा दिया, आपका कोटा सिस्टम लगा दिया कि भाई SC/ST को इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें। तो वो करने का भी मेन पर्पस ये था कि सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, कि भाई अगर कोई डेवलप नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी जगह से आता है जहां पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं, तो उसको थोड़े कम मार्क्स में भी चला लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लॉन्ग टर्म विजन के तरीके से सोची थी। और आखिरी चीज की बात करते हैं जो आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी में बोल सकता हूं उसको, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, या फिर आज के समय में बोले तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, कि हम खुद का प्रोडक्शन कर सके, यानी कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। अब तक हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, हम स्टेगनेंट थे, हम रुके हुए थे, इसलिए हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राइमर ऑब्जेक्टिव बना लिया, ठीक है। अभी तक हम बाहर ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे किसी चीज के लिए, फाइनल गुड्स के लिए, तो हमने कहा इसको भी हटाओ, हम खुद सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे जो कि लंबे समय में हमको पूरे करने थे। आप समझदार हैं, आज तक ये ऑब्जेक्टिव चल ही रहे, आज तक वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए। तो कितने एफिशिएंट प्लानिंग थी वो बताने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई साहब नहीं, तो लोगों में दिमाग में था, बहुत दिमाग था, पर द पॉइंट इज दैट भारत बहुत बड़ा देश था और बहुत अलग अलग संस्कृतियों का देश था। इतने बड़े देश में एक फुल प्रूफ प्लान लाना वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। बट इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आज भी हम बहुत अच्छे पेस पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारों को ध्यान में रख के हमने प्लानिंग शुरू कर दी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हम कह रहे हैं कहानी बहुत पुरानी, 1950 की है ये बात, जब हम आजाद हुए थे और हमारी हालत काफी ज्यादा पतली थी। अब जब हालत पतली थी तो हमारे जितने भी देश के राजनेता थे जिनको देश चलाना था, उन्हें यह समझना जरूरी था कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर की कहानी उस समय कैसी थी। तो पहले उन्होंने जाना कि व्हाई इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना जरूरी है हमारे देश के लिए। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कुछ डेटा आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला डेटा कि जब हम आजाद हो गए थे तो उस समय भी अप्रोक्सीमेटली 72.7% पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थी। अंग्रेजों के आने से पहले 85% और अब 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि मेजॉरिटी क्राउड तो वहीं पर था। एग्रीकल्चर सेक्टर की और भी बहुत सारी जरूरतें हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। हमारे देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है उसमें आज भी, मतलब 2014-15 के बारे में बात करूं तो करीब 15% ऑफ द जीडीपी डायरेक्टली कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। आज 2015 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अब से 10 साल पुरानी बात हो गई, बट जो डेटा लास्ट आया है आपके एनसीईआरटी में भी है, तो 2015 के डेटा के हिसाब से भी 15% ऑफ द जीडीपी डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। तो जब हम आजाद हुए 1950 के आसपास, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा शेयर होल्ड कर रहा था, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि वो हमें फूड ग्रेन की सप्लाई देता है, खाने की चीजों की सप्लाई देता है। आपको जान के बहुत ज्यादा गर्व होगा कि इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि हमें फूड ग्रेन के लिए किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना खाना अवेलेबल है कि पूरे भारत की जनता को वो खाना मिल जाए। इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है। इंडियन एग्रीकल्चर इतना केपेबल है कि वो इंटायर फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले पकड़ना जरूरी था। देखो, हमारी आजादी के बाद पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आ गया 1948 में। फिर हमें समझ में आया कि भैया ऐसे कुछ नहीं होगा, टेबल पे बैठते हैं, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। हमने बोला कि 5 ईयर प्लान से शुरुआत करनी है। पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च होने से पहले यह समझना जरूरी था कि किसके ऊपर लॉन्च करें और जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, जिसको अभी हमें और बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बातें निकलना शुरू हुई। थर्ड पॉइंट था एग्रीकल्चर सेक्टर का
कि भारत देश आजाद होने के बाद अभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, 72% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। तो इंस्टेंटली अगर हम इंडस्ट्रियल पे या फिर टेरिटरी सेक्टर यानी कि तुम्हारे सर्विस सेक्टर में चले जाते, तो इतने बड़े लोग, इतने बड़े पॉपुलेशन जो है वो बेरोजगार हो जाती है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले ध्यान में रखना जरूरी बन गया हमारे सभी राजनेताओं के लिए। साथ साथ में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल देता था। भैया अगर आपको कुर्सी बनानी है, चेयर बनानी है, टेबल बनानी है, कोई वॉल आर्ट लगानी है, तो आप कहां से लाओगे रॉ मटेरियल? लकड़ी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगी। ठीक है, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सारा का सारा सामान एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ये सारे सामान की खपत रुक जाएगी, इनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, हम आगे कैसे काम करेंगे? और इतना ही नहीं कि ये रॉ मटेरियल दे रहे थे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भारत देश की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी काम आ रहा था। सोचो, हम खुद बना रहे थे, खुद खा रहे थे, इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी सेक्टर को पकड़ना जरूरी था तो वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए आपने देखा होगा कि 1951 से 56 जो पहला 5 ईयर प्लान था, उसका प्राइमर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों था एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी अपन ये पढ़ रहे हैं कि व्हाई द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैज द प्राइमर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी क्या हो गया है, आप लोगों के इससे पहले तक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते थे, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पर अब क्या हो रहा है, जैसे सैंपल पेपर में दिखाया गया है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के बजाय वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड करके कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 किसके ऊपर था और ये करने की क्या जरूरत थी। अब ये कैसे लिंक हुआ, देखो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर था, और ये करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ये इंपॉर्टेंस और अभी जो हम पढ़ेंगे उन प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो आपको जवाब कुछ इस तरीके से देना है। इसलिए हर एक टॉपिक को, उसकी इंपॉर्टेंस को और उसकी रिलेटिविटी को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को मैं कहानी के रूप में चला रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा इवेंट किससे लिंक है। ठीक है, तो इसका जो गोल था वो इसी टॉपिक से लिंक था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट देता है और इतना सब दे रहा है, तो भैया रेवेन्यू तो वो डायरेक्टली देगा ही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो अ मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट। हमारी भारत सरकार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़े रेवेन्यू का शेयर भी माना जाता था उस समय। इसके साथ साथ इधर उधर की बातें खत्म कर दो, ये थोड़ा नीचे दब गया है। इट इज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था। मैं बोलता हूं देखो, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है, पर बनता तो फैक्ट्री में, बनता तो फैक्ट्री में है ना। तो यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को रोकेंगे तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी बंद हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उनका माल नहीं उठा रहे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मार्केट थे आपके किसके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के या इंडस्ट्रियल सेक्टर के। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या जरूरत है, व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी। नाउ वी टर्न टुवर्ड्स कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे भारत देश में जो किसान था उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। अंग्रेजों ने पिछले 190 सालों में किसान की हालत बद से बदतर कर दी थी, पर वो बद से बदतर कैसी की थी वो हमें जानना जरूरी था। और इसलिए अब हमारे राजनेताओं की और इकोनॉमिस्ट की नजर घूमी इंपॉर्टेंस के बाद प्रॉब्लम्स। देखो ये कितना अच्छा अप्रोच चल रहा है। पहले हमने देखा इन तीनों में से जरूरी सेक्टर कौन सा, हमने पकड़ लिया एग्रीकल्चर सबसे जरूरी है, इसके रीजन दे दी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर जरूरी है तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं उनको भी समझ लो। तो अब बात आती है व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो पीछे आपको 5 प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। भारत देश के अंदर पानी के लिए बहुत कम फैसिलिटीज अवेलेबल थी हमारे खेतों के अंदर। ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड रहते थे, रेनफॉल पे ही डिपेंड रहते थे, और इस वजह से हमारे यहां ट्यूबवेल की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम जो हमें करना था वो था कि खेतों के लिए पानी की सुविधा की उपलब्धता जितनी जल्दी हो सके वो करा दी जाए। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम जो थी इंडियन एग्रीकल्चर की वो ये थी कि हमारे जो खेत थे वो स्मॉल थे और बिखरे हुए थे। अब इसको ध्यान से समझना,
क्योंकि ये प्रॉब्लम समझना उतना ही जरूरी है जितना इनके जवाब समझना। जैसे क्या होता है, हम लोग है ना डायरेक्टली आ जाते हैं भाई लैंड रिफॉर्म क्या थे, व्हाट आर द नीड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्वेश्चन चेंज हो गया वापस से। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे लैंड रिफॉर्म क्या थे, वो तो आपको पता है, पूछेंगे व्हाट आर द नीड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सीधा नहीं टेढ़ा सवाल आपसे पूछ लेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें ये राम का खेत है, ये श्याम का खेत है, ये मोहन का खेत है, इधर राम का खेत एक छोटा सा और है, यहां पर श्याम का एक और खेत है, और इस तरीके से ये बाकी लोगों के खेत बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, जब भी दो लोगों के खेत होते थे तो उनके बीच में एक दीवार बनती, ठीक है, एक दीवार बनती जो वो कांटे वाटे लगा लगू के दीवार बना देते। पहले ही आपका खेत छोटा है, जब आपने उसके चारों तरफ दीवार बना दी तो वो और छोटा हो गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक व्यक्ति का खेत यहां है और उसका दूसरा खेत यहां है, तो दो अलग अलग जगह उसका खेत है, दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों में वो ट्रैक्टर नहीं लगा सकता। पर अगर हम एक जुगाड़ कर लें कि उसको एक ही जगह खेत दे दे, दोनों का एरिया जोड़कर, तो वो ट्रैक्टर लगा सकता है क्योंकि खेत का एरिया बढ़ जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम समझ गए इंडियन एग्रीकल्चर की, कि छोटे लैंड थे और स्कैटर्ड लैंड थे, बिखरे हुए थे, कोई यहां पर है, कोई वहां है, कोई कहीं और है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। आगे देखो, थर्ड प्रॉब्लम थी डेफिसिट इन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। अब देखो हमारे यहां पर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब किसी एक इंस्टीट्यूशन जिसपे जाके हमारे फार्मर जो है ना लोन उठा सके, और इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे मनी लेंडर हो गए, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, यहां से लोन उठाते थे। वहां बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ता था, और साथ साथ में ज्यादातर खेती जो होती थी वो वही लोग ले जाते थे। इसके लिए हमारी सरकार ने 1982 में नाबार्ड की शुरुआत भी की। इसके बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नाबार्ड क्या होता है। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमारी सरकार रिफॉर्म्स लाई, यानी कि वापस से फॉर्मेशन किया पॉलिसीज का। चौथी प्रॉब्लम थी कन्वेंशनल आउटलुक। हमारे किसान के लिए अभी भी जमीन मां का रूप थी, यानी उसके लिए भारत माता है, तो वो पुराने तरीकों से ही खेती कर रहा था। वो ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, ज्यादातर किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, वही कंधे पे लाद के वही कर रहे थे। इस वजह से पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा डाउन थी। मतलब एरिया बहुत बड़ा है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पर प्रोडक्टिविटी जो निकल कर आ रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो काफी ज्यादा डाउन था। इसकी वजह यह भी थी कि किसानों के पास मालिकाना हक नहीं था, जमींदारी सिस्टम चल रहा था तब तक, तो उसको भी सॉर्ट करना जरूरी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, यानी हमारे किसान को खेती करना आता था, उसको सस्ते में बीज कहां से लाना ये नहीं आता था, और जो खेती हुई उसको बेचना कहां पर है ये भी नहीं आता था। इसी वजह से हमारे यहां किसान के साथ सबसे ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि वो खेती तो कर ले रहा था, 1000 किलो उगा ली, पर उसको वो 1000 किलो 2 रुपए 3 रुपए पे ही बेचने पड़ते थे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मार्केट में इसके 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए भी मुझे मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में आ रही थी। हमारी सरकार समझ चुकी थी कि भैया इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बदलाव करना जरूरी है, और इसलिए पहले 5 ईयर प्लान को, जो कि 1951 से लेकर 56 तक था, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही पकड़ लिया और हमने कहा इसी के अंदर बदलाव करते। जब हम रिफॉर्म शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए री एंड फॉर्म्स। री मतलब वापस, एंड फॉर्म मतलब बनाना। तो रिफॉर्म का मतलब है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए वापस से पॉलिसीज बनाई। इन पॉलिसीज को हमारी सरकार ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में? 3। पहला लैंड रिफॉर्म, दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन, और तीसरा जनरल रिफॉर्म। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सरकार ने बदलाव किए। सबसे पहले आता है लैंड रिफॉर्म, जिसका मकसद था जमीन से जुड़ी हुई या खेत से जुड़ी हुई सारी चीजों में बदलाव करना। तो हमारी सरकार ने लैंड रिफॉर्म के नाम पे क्या क्या किया? 1 2 3 4, ये 4 चीजें करी। एक एक करके देखें। लैंड रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से मालिकाना हक को बदल रहे हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। जो जमीन है उसके मालिकाना हक में बदलाव करने के रिफॉर्म्स को लैंड रिफॉर्म की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, इनका मेन फोकस था
इक्विटी लाना एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब तक अंग्रेजों के हाथ में था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उन्होंने छोटे छोटे किसानों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। बड़े बड़े किसान ज्यादा बचे नहीं थे, जो बचे थे वो भी जमींदार थे, और इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अस्त व्यस्त था। उसको सुधारने के लिए सबसे पहला काम किया गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। हमने देखा था कि जमींदारी सिस्टम अंग्रेजों ने लाया था, जिसके तहत किसानों का जमीन पर कोई भी हक नहीं होता था। वो सिर्फ एज अ टेनेंट या किराएदार के रूप में काम करते थे। फसल उगा के वो पैसा जमींदार को देते थे या फसल जमींदार को देते थे, और जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी में जाके डिपॉजिट कराता था। इस वजह से किसान अपनी जमीन पर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या बदलाव नहीं कर पा रहे। तो सरकार ने सबसे पहले जो काम किया वो था कि जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। अब सरकार और किसान ये डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए, और यहां पर जो लगान का कॉन्सेप्ट था, जिसको हम आज की तारीख में टैक्स बोलते हैं, उसको किसान की प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया गया। ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा टैक्स, कम बनाओगे तो कम टैक्स, और अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। समझ में आ गया? तो टैक्स की रिफॉर्म्स को भी बदल दिया सरकार ने, और अब मालिकाना हक डायरेक्टली किसानों के हाथ में दे दिया गया। इस पॉलिसी से करीब 200 लाख, ठीक है, 200 लाख टेनेंट जो थे यानी किसान जो थे, वो डायरेक्ट सरकार से कनेक्शन में आ गए। यानी कि अब बिचौलिए का काम खत्म हो गया। ये तो हो गया पहला काम। इसके बाद सरकार ने जो सेकंड काम किया वो था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब देखो, छोटे किसानों को थोड़ा फायदा मिला जब जमींदार हट गए, पर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कुछ जमींदार थे जो किसान बन रहे थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, और इतने बड़े खेत होने की वजह से उन लोगों को कोई छू नहीं सकता था। तो सरकार ने कहा देखो यार, ये तो फ्री फंड में इनको मिल गए हैं, तो सरकार ने एक सीलिंग लगा दी। सीलिंग का मतलब होता है छत। तो सरकार ने क्या बोला, एक छत या एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ इतनी ही जमीन होनी चाहिए। लेट अस सपोज सरकार ने कहा भाई 200 बीघा से ऊपर जमीन नहीं होनी चाहिए, तो जिस भी आदमी के पास उस लिमिट से ऊपर की जमीन होती थी, उससे एक्स्ट्रा जमीन लेकर उन लोगों को दे दी जाती थी जिनके पास जमीन नहीं है, या है तो बहुत कम है। क्योंकि इस समय जब हम आजाद हुए थे, हमारा मेजर पर्पस था कि हम इंडियन इकोनॉमी को एज अ होल बढ़ाएं। किसी एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए हम लोग नहीं आए थे, हम पूरे देश को नॉर्मलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। समझ में आ गया? तो पहले तो हटा दिए जमींदार, उसके बाद एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होगी जमीन। तीसरा काम था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। यानी कि मान लो किसी का खेत एक जगह इधर है, एक जगह इधर है, एक जगह उधर है, एक जगह इधर है, अलग अलग खेत है मेरे, 4 अलग अलग कोनों में। अब उन चारों को अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो मेरे पास एक बड़ी जमीन हो जाएगी, जिसमें मैं ट्रैक्टर भी लगा सकता हूं, जिसमें मैं महंगे बीज भी खरीद के लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जमीन बड़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सरकार ने क्या किया कि भाई अगर आपके टुकड़ों में जमीन अवेलेबल है, तो हम आपको एक इकट्ठी जमीन दे देते हैं उसके बदले में, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो क्या करा, कंसोलिडेट कर दिया छोटी छोटी होल्डिंग्स को। इसके साथ साथ अगर किसान साथ में आने को तैयार थे, तो उनको बोलते कि भाई आप इकट्ठे होकर एक ही जमीन बना लो और इस हिसाब से प्रोडक्शन ले लेना। इससे तुम महंगे हो जाओगे, यानी कि तुमको ज्यादा अच्छा प्राइस मिलने लग जाए। ठीक है? अगर आप नहीं मानते हो, तो चौथा काम सरकार ने कर दिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव, साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं अपनी फार्मिंग को। यानी कि हम इकट्ठे बीज खरीदेंगे, जिससे अच्छा प्राइस मिलेगा, सस्ता प्राइस मिलेगा, और इकट्ठे सामान को बेचेंगे भी, जिससे मार्केट में भी हमें अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो खरीदते समय रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, और बेचते समय फाइनल आउटपुट महंगा बिकेगा। इकट्ठे खरीदेंगे, इकट्ठे बेचेंगे, धंधा बढ़िया हो। समझ गए? तो सरकार ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करा, जिसके अंदर जमीनों से रिलेटेड सरकार ने ये सारे काम कर दिए। अब तक जो किया वो सिर्फ जमीनों से रिलेटेड था, पर एग्रीकल्चर सेक्टर जमीन से ऊपर उठ के भी कहीं था, जहां पर पैसे की भी दिक्कत थी, पानी की भी दिक्कत थी। इसलिए सरकार लेकर आई कुछ जनरल रिफॉर्म। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग सेपरेट टॉपिक हो जाता है। तो सेकंड अपन पकड़ते हैं जनरल रिफॉर्म्स। ये वो रिफॉर्म है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की अलाइड सर्विस को लेकर बनता है। यानी कि इधर उधर की चीजें, छोटी मोटी चीजें जो मदद करती है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में। इसके अंदर सबसे पहला काम था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। भाई बिना पानी के कुछ नहीं होगा। अगर पानी है खेतों में तो सब कुछ बढ़िया है। ट्यूबवेल के थ्रू पानी आना चाहिए, प्रॉपर पानी आएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं आएगा तो बर्बाद रहेगा। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो 1951 के अंदर
मात्र 17% ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड थी इंडिया के अंदर जिसमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी थी, जो कि बढ़ के सन 2010 के तहत करीब 35% हो गई, यानी दुगने एरिया को पानी प्रॉपर। जब मैं 35% बोल रहा हूं, इसका मतलब है जिनको पानी की कमी नहीं होगी, जिनको प्रॉपर पानी मिल रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अब सरकार ने सबसे पहले इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया, रेनफॉल पे डिपेंडेंसी कम कर दी, क्योंकि बारिश पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो हो सकता है आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाए बिना किसी गलती के। और ये खराब मेहनत आपको तो दुख देगी, पर साथ-साथ में देश को भी दुख देगी, क्योंकि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट लोगों के खाने के काम आएगा, एक्सपोर्ट करने के काम आएगा, रेवेन्यू जनरेट करने के काम आएगा। ठीक है? तो सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाना शुरू करा, कुएँ खोद दिए, ट्यूबवेल लगा दिए। इसके बाद सेकंड काम जो सरकार ने किया, वो था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। किसान अगर कहीं से उधार लेता था, तो 3 महीने, 4 महीने बाद वो चुका पाता था। और इस वजह से, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको उधार मनी लेंडर, साहूकार, इन लोगों से लेना पड़ गया था। और वो बड़े शाणे होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए का उधार लिया और मैंने बोला, यार उधार क्या चुकाएगा, एक काम कर, तेरी जितनी फसल हो आधी मेरे पास करवा जाइए। नहीं मानता, बोले साहब वो तो 50,000 की होगी यार, तो एक तेरी, मैंने तो तेरे को बता दिया, अब देख नहीं मानता है तो फिर ठीक है, कहीं और से ले ले उधार। वो मजबूरी में फंस गया। उसको जबरदस्ती अपनी फसल का बहुत मोटा हिस्सा उस मनी लेंडर को, उस साहूकार को देना पड़ जाता था, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी था। तो क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया गया। सॉर्ट करने के लिए एक अलग बैंक खोला गया जिसका नाम था नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन 1982। जैसे हमारे लिए आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, वैसे ही नाबार्ड है, जो कि फादर ऑफ ऑल एग्रीकल्चर बैंक्स। ठीक है, जो कि सब एग्रीकल्चर बैंक्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने के लिए जितने भी अवेलेबल है, उनकी एपेक्स बॉडी है या फिर सुप्रीम बॉडी है, वो ही देखता है सारे के सारे काम को। ठीक है, ये सेपरेटली, इसका मोटिव ही था रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, काम खत्म, मुझे और कुछ नहीं करना, शहर में नहीं देना, इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं देना, एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है। तो किसान को चाहिए होता था तो यहाँ के ब्रांच से आके ले जाता था। समझ में आ गया, ये एपेक्स बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे। क्लियर हो गया। थर्ड काम, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। आपने एक नाम सुना होगा, एमएसपी। अभी काफी दौड़दंगा चल रहा था थोड़े समय पहले, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है जिसको बाजार में मान लो 4 रुपए या केजी के हिसाब से गेहूं, ये तो ज्यादा हो गया, चलो आलू की रेट मिल रही है, 4 रुपए किलो के हिसाब से आलू की रेट मिल रही है। सरकार बोलती है कि भाई हम आपको 5 रुपए की रेट देंगे, ध्यान से सुनना, हम आपको 5 रुपए किलो की रेट देते, पर हम ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती हमें आके बेच दो। आप बाजार में जाइए, आपको कहीं 6 रुपए मिल जाए, 7 रुपए मिल जाए, 8 रुपए मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए, 100 रुपए मिल जाए, आप बेचो। पर अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो इस पर्टिकुलर रेट पे हम आपसे खरीद लेंगे। 5 रुपए की रेट पे हमने आपसे खरीद लिया। ठीक है, तो किसानों को एक मिनिमम प्राइस फिक्स हो गया कि भाई इससे सस्ता तो नहीं बेचना। अब जब इससे सस्ता नहीं बेचना, तो वो प्राइस इससे ज्यादा कोट करेंगे, तो प्राइस कोट करने में उनको आसानी हो गई। दूसरी चीज ये हुआ कि अब किसान को ज्यादा हेडक नहीं पालनी होती थी। वो कहता था, भैया सामने कोई आया, बोले तेरे गेहूं खरीदने, बोले ठीक है ले जा। बोले कितने, बोले देख 200 रुपए तो सरकार दे रही है, तू 300 दे तो बात कर। बोले नहीं मैं तो 150 दूंगा, तो बोले गड़जा, मैं सरकार को बेच दूंगा 200 में। ठीक है, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी सरकार ने शुरू करी, जहां पर किसान को कम से कम इतना भाव तो सरकार दे देगी अगर वो सरकार को बेचता है, जो कि एफसीआई के गोडाउन में, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में आपका सामान या आपके फसल का जो भी खाना पीना है वो सब रखा रहता है, और वहां से सरकार राशन की दुकानों पर बाकी सभी जगह बेचती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चौथा, ये सब करने के बाद भी किसान और मदद चाह रहे थे, इसलिए सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी खोली। पहले समझो रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, फिर समझेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। हमारा किसान जो था, उसे सिर्फ फसल उगाना आता था, उसे बेचना करना नहीं आता। तो उसको ये सारी चीजें समझाने के लिए और ये सब चीजों को स्मूथ करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी खोली गई। कोऑपरेटिव साथ मिलकर मार्केटिंग सोसाइटी, किस चीज की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, कि भाई तुम तो बनाओ, ये सोसाइटी है, ये तुम्हारा बाकी सारा काम संभाल लेगी।
भाई तुम यहाँ पे लाके रखवा देना, ये सोसाइटी सब बार्गेनिंग वार्गेनिंग करके तुमको अपनी रेट दे देगी, काम खत्म हो गया। ये थी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। दूसरा था आपके रेगुलेटेड मार्केट। सरकार ने कुछ मार्केट खोल दी जिसके अंदर किसान होते थे, खरीदार होते थे और सरकार होती थी। इन तीनों का मिलके कमेटी बन गई। वो कमेटी फिक्स प्राइस फिट करती थी कि भाई इतने पे यहाँ पर डीलिंग होगी। अब आप अगर किसान हो तो आइए, अपना सामान लाइए, आपके सामने ट्रेडर आएगा, वो मिनिमम इतना प्राइस तो कोट कर ही रहा होगा कि भाई इससे तो ज्यादा मिलना चाहिए। आपको अगर पसंद आता है तो आप उसको दे दीजिए, नहीं पसंद आता तो दूसरा आएगा उसको दे देना। ठीक है, तो ये क्या करा, सरकार ने एक ऐसा मार्केट डिजाइन कर दिया जहां पर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी थी वो गवर्नमेंट, किसान और ट्रेडर इन सब ने मिलकर ही एक कमेटी बनाई। उनकी देखरेख में ही सारा काम होता था ताकि किसी भी तरीके की गलत कार्य नहीं और मिडिलमैन की वजह से हमारा किसान नहीं फंसे। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। तो ये आपके हो गए दो प्रकार के रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म। कह रहे होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। अब क्योंकि हमारा भारत देश ऑलरेडी एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, यानी कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, तो हरित क्रांति आना बहुत स्वाभाविक है। ये याद रखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सारी क्रॉप्स में नहीं आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन गेहूं और चावल जैसे खाने वाले सामानों में ही आया था। अच्छा, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब नहीं पता? चल बता देता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाना। A sudden and spectacular increase in production of food grain is known as green revolution। तो कोई तारीख नहीं है हम बताएं कि भैया इस तारीख से ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर शुरू हुआ, ऐसी कोई तारीख नहीं है। एकदम से हमें देखने को मिला कि चावल के, गेहूं के, इनके प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तो उसको हम उस एरिया को, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। बात आई कि भैया बहुत समय से हमारे यहाँ तो खेती चल रही थी, पर आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया? तो भाई देखो, अपन ने कॉन्सेप्ट समझा था कि जमींदारी सिस्टम के तहत किसानों को किसी भी प्रकार की अथॉरिटी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। अब जब सरकार ने जमींदारी सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया, अब किसान ताकतवर हो गए, उनके पास अथॉरिटी आ गई। तो जैसे ही उनके पास अथॉरिटी आई, उन्होंने वो सारे काम करना शुरू करा जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए और शायद कुछ गलतियां भी हो। देखते हैं क्या क्या काम शुरू किया उन्होंने। सबसे पहले हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड का इस्तेमाल करा। ऐसे बीज खरीद के लाए जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आइदर वो प्रोसेस्ड बीज होते हैं या फिर एक सर्टेन टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन दे हमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड में कन्वर्ट करना शुरू करा। इसको आप बोलते हैं HYV सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अब अच्छे बीज तो लगा दिए, पर अच्छे बीजों से और अच्छा प्रोडक्शन हो, इसलिए हमारे किसानों के दिमाग में एक नई चीज आई जिसको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल खाद। इससे पहले हम ज्यादातर गोबर, पुराने पत्ते, इसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे खाद के रूप में। पर अंग्रेजों के जाने के बाद हमें समझ में आया कि भैया ऐसे भी चीजें होती हैं जिनको बस डालो, रात को सुबह उठ के देखो तो भैया फसलों में सब कुछ सुधर गया। केमिकल फर्टिलाइजर हमारे किसानों ने डालना शुरू कर दिया फसलों में। अब जब केमिकल फर्टिलाइजर डाला तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो आपका बीज भी अच्छा है, दूसरा आपने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाल दिया जो कि जबरदस्ती फसल को और उगा रहा है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ये ऐसा ही है कि एक तो आप नॉर्मल पनीर खा के बॉडी बनाओ, दूसरा आप प्रोटीन पाउडर या स्टेरॉइड लगा के बॉडी बनाओ। तो स्टेरॉइड लगाना शुरू कर दिए, अब जो स्टेरॉइड लगेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा काम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बबूल के पेड़ जरूर होंगे, वो कांटे वाले पेड़। उनके बीज किसने डाले? किसी ने नहीं डाले। वो पेस्ट कहलाते हैं, यानी ऐसे पेड़ जो अपने आसपास के एरिया के बाकी सभी पेड़ों का न्यूट्रिशन भी चूस लेते हैं। खेतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे ही घास या ऐसे ही पेड़ जो फसलों के न्यूट्रिशन को खुद खा जाते हैं। तो किसानों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके के किसी भी पेस्ट को या इस तरीके के किसी भी पेड़ को हटा दे। इसके लिए हमारे किसानों ने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाई। एक ऐसी दवाई डाल दी जिससे ऐसे पेड़ उगेंगे ही नहीं। अब जब उगेंगे ही नहीं तो फसलों को नुकसान नहीं होगा, फसलों को नुकसान नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बहुत अच्छा चला जाएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। खेती में पहले होता था कि आप 8 महीने खेती करो और 4 महीने आराम करो, क्योंकि 8 महीने जो आपने खेती करी है उसके बाद 4 महीने जमीन को लगेंगे
खुद के न्यूट्रिशन वैल्यू को वापस रीगेन करना है। ठीक है, ये एज अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी जैसा होता है कि भैया आपने 8 महीने मेहनत कर ली, फिर 3-4 महीने थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे रहे हो। उसी प्रकार से खेतों में भी होता था। पर जैसे ही हम आजाद हुए, किसानों के पास थोड़ा-सा ताकत आई, उन्होंने थोड़ा जुगाड़ लगाया और उन्होंने कुछ ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू करा जो कि न्यूट्रिशन रीगेन करते-करते प्रोडक्शन दे जाए। ठीक है, आपने अपनी 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ठीक है? ऐसी क्रॉप्स जो कि एक के बाद एक उग जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ज़्यादा दिन पे मत लेना। मान लो हमने आलू उगाए। आलू उगाने की वजह से सॉइल का कोई एक न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब हम दूसरी ऐसी क्रॉप उगाएँगे जिसको उस न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है। वो कोई और न्यूट्रिशन ले रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? सॉइल ऑटोमेटिकली उस न्यूट्रिशन को डेवलप कर रही है क्योंकि दूसरी फसल उसको यूज ही नहीं कर रही। तो हमने थोड़ा दिमाग लगा के क्रॉप रोटेशन का शुरुआत करी। अब हमारा किसान 8 महीने नहीं, पूरे 12 तो नहीं, खैर 11 महीने काम कर रहा था। जिससे हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ा और रोकड़ा भी इंक्रीज होने लग गया। और लास्ट, मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी बहुत अच्छी-अच्छी मशीन्स की। इरिगेशन फैसिलिटी तो बढ़ा ही रहे थे, इसके साथ-साथ मशीन्स को भी लाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब किसानों के पास जमीन की खुद की ताकत आ गई। अब जब इतना सब कुछ होगा, तो बहुत सारे फायदे होंगे। तो क्या-क्या फायदे हुए? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें मिल गई। क्या-क्या मिली? सबसे पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। एक नंबर मैं आपको देता हूँ, 1960-61 हम कर रहे थे करीब 82 मिलियन टन का प्रोडक्शन, ठीक है? 82 मिलियन टन का प्रोडक्शन, जो कि 1990 91 में हो गया 176 मिलियन टन। ठीक है, यानी दुगने से भी ज्यादा हो गया। अब आप अंदाजा लगा लो, उतनी ही जमीन पे हम दुगने से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और इन 30 सालों में जमीनें भी तो कही होंगी, मतलब प्रोडक्शन की जगह कम हो गई पर टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, यानी कि हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर और इन सब चीजों का इस्तेमाल बढ़ने लग गया, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। आप ये सोचो कि हमारा भारत जो है ना, वो फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब हम लोगों को कहीं और से मांगने की जरूरत नहीं, हम खुद खा के भी निपटारा कर लेंगे, हमारे पास इतना उगता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑटोमेटिक सी बात है, हमारी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में भी इंक्रीमेंट आए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर एक अच्छा, या कहते हैं प्रॉम्प्ट कंट्रीब्यूशन देता था इन जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारे यहाँ था ही बहुत बढ़िया, 72% पॉपुलेशन काम कर रही थी। अब धीरे धीरे कम हो गए, वो 50 के आसपास पहुंच चुकी है, बट स्टिल वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है नेशनल इनकम में। इसके साथ साथ हमारा मार्केटेबल सरप्लस भी बढ़ा। अब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। मान लो एक किसान है जो 100 केजी गेहूं उगाता था, कितना? 100 केजी गेहूं उगाता था, जिसमें से वो 80 किलो गेहूं खुद के लिए रखता था, खुद के और खुद के घर वालों के लिए, और 20 किलो गेहूं बाजार में सेल कर देता था। ठीक है, अब क्योंकि उसने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर वैक्टर लगा दिए, सारा काम कर दिया, इस वजह से मान लेते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया? 200 किलो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, खाएगा तो वो उतना ही ना भाई। 100 किलो उगा रहा है तो 80 किलो खा रहा है, 200 किलो उगाएगा तो भी खाएगा तो 80 किलो ही, क्योंकि उसका पेट तो उतना, ऐसा तो नहीं पेट डबल हो जाएगा उसका। तो यहां पर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, ये डायरेक्टली बाजार में चला गया। इसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि वो सरप्लस प्रोडक्शन जो कि आप मार्केट करने को या बाजार में बेचने को तैयार हो, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। क्लियर हो गया? आसान है। तो वो सरप्लस या वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो कि हम मार्केट करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, लो इनकम ग्रुप को काफी फायदा हुआ। अब देखो सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं 10 लोग खड़े हैं जिनको चावल चाहिए, ठीक है, बेचने वाला एक आदमी, उसके पास भी लिमिटेड है, तो चावल के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि सेलर एक है। अब मैंने कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे चावल बाजार में आ गए। अब बहुत सारे चावल आ गए, खरीदने वाले अभी भी 10 है। चावल क्योंकि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो सस्ते मद्दे जैसे ले जाना ले जाओ, क्योंकि ये तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो इस वजह से लोअर इनकम ग्रुप को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि मार्केट में फूड ग्रेन की कॉस्ट जो थी वो कम होने लग गई।
क्योंकि एक्स्ट्रा सरप्लस बाजार में पड़ा हुआ है। इन सबको ध्यान में रखते हुए फायदा उनको हो रहा था, पर दिमाग सरकार का चल रहा था। सरकार ने दिमाग लगाया, अरे इतना सारा प्रोडक्शन है, चलो एक काम करते हैं, हम इसको बफर स्टॉक में डाल देते हैं। क्या करते हैं? बफर स्टॉक में डाल देते हैं। बफर स्टॉक का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए सेव कर देना। भैया सरकार ने अपने गोदाम में डाल दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के गोदाम के अंदर सारा सामान भर दिया कि भैया यहाँ पड़े रहने दो, अगर भविष्य में किसी समय प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ महामारी आ जाती है, तो उस समय इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ सड़ रहा है तो वहां पर भी सड़ेगा ना, सामान तो सड़ेगा ही। तो इसके दो आंसर हैं। आंसर नंबर एक ये होता है कि हमारी सरकार क्या करती है, वहां पर ऐसा तापमान बना के रखती है, जैसे फ्रिज में होता है ना अपने, आप सामान रखो कुछ समय तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से सरकार के गोदामों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिसकी वजह से जो बाजार में 2 दिन में खराब हो जाता है वो वहां 2 महीने चल जाएगा। समझ में आ गया? बोलोगे सर 2 महीने बाद क्या होगा? तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज जो गेहूं आए हैं वो मान लो बफर स्टॉक में पड़े हुए हैं। अब अगली साल जो आएंगे ना, ये उठा के हम बफर स्टॉक में डालेंगे और बफर स्टॉक वाले जो वहां पड़े हुए हैं उसको बाजार में डाल देंगे। यानी कि वहां पर रोटेशन लगातार चलता रहेगा और इस वजह से हमें नहीं कमी पड़ती। अभी जब कोरोना आया तो हर एक देश भूखा मर रहा था, किसी में कोई दिक्कत आ रही थी, किसी में कुछ दिक्कत आ रही थी। भारत खुश था, बोला हमारे पास बहुत बफर स्टॉक है, 2-3 साल तक कोरोना आता भी रहे ना तो भी हमारे पास खाने के लाने नहीं पड़ेंगे, फ्री में बांटो सबको खाना, क्योंकि बहुत सारा बफर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था। क्लियर हो गया? अब देखो एक सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू हैं। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल होगा। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ है तो इस बात की गारंटी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से नुकसान भी हुआ होगा। तो व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर बात करते हैं। फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेलियर एक और क्वेश्चन को जन्म देते हैं। इज देयर अ नीड ऑफ वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? ये पिछली बार पेपर में भी आया हुआ है, तो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, हम अभी जवाब यहां पर देंगे। तो भाई क्या क्या फेलियर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के? पहला फेलियर, ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही था। अपन ने बात कर ली भैया, चावल हो गए, गेहूं हो गए, अब खाएंगे कैसे? कैसे खाएं? दाल तो नहीं बन रही। गेहूं अच्छे हैं, चावल अच्छे हैं, पर खाएंगे कैसे? दाल तो उतनी ही है, सब्जी तो उतनी उग रही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 2-3 क्रॉप्स के अंदर ही आया। इस वजह से हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से ऐसा ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका एक दूसरा पॉइंट भी है। जब चावल की खेती होती है तो आपने देखी होगी, चाहो तो गूगल कर लेना, वो पूरा पानी के अंदर डूबा होता है। चावल का जो दाना होता है पूरा पानी के अंदर। चावल क्या है? पानी है। चावल क्या है? पूरा पानी है। तो चावल का जो दाना होता है वो पूरा पानी के अंदर ही उगता है। तो जिन एरियाज के अंदर चावल उगता है सिर्फ वहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। बीच का जो भारत है वो तो सूखा सूखा पड़ा रहा, क्योंकि वहां चावल की खेती हो नहीं सकती, इतना पानी अवेलेबल नहीं है। और इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे भारत में नहीं आया, कुछ लिमिटेड ऊपर के और नीचे के एरियाज में ही आया जहां गेहूं और चावल ज्यादा उगते थे। समझ में आ गया? क्लियर है? तीसरा, कब तक चूसोगे? नहीं, कब तक जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे, उसके न्यूट्रिशन को चूस जाओगे? क्या अनलिमिटेड न्यूट्रिशन है क्या जमीन में? नहीं है। हमारे है ना 8वीं क्लास के अंदर, जहां तक मुझे याद है 8वीं होगी, एक डायग्राम था, आपको भी याद होगा। मतलब ऐसा शायद उसकी किताब में था हिस्ट्री की में, इस तरफ वाले पेज के ऊपर था, है ना, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और ऐसे जमीन बनी हुई थी, बंजर जमीन। अमेरिका का था शायद वो, कि भाई वहां पर जमीनें बंजर हो चुकी हैं क्योंकि सब सारा न्यूट्रिशन जो है इंसानों ने चूस लिया जमीन का। तो वही वाला केस भारत में भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ भी सॉइल डिग्रेडेशन शुरू हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए, एचवाईवी सीड डाल दिए, तो भाई बीज इतना सा है, फल इतना देगा। इतना सा बीज इतना सा फल देगा तो कहां से देगा? उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन जमीन में से आएंगे। अब जमीन के सारे न्यूट्रिशन आपने चूस लिए तो क्या होगा? जमीन डेड होने लग जाएगी, सॉइल डिग्रेड होने लग जाएगा, ऊपर की लेयर खराब होने लग जाएगी। ठीक है, तो भारत के अंदर भी ये प्रॉब्लम शुरू होने लग गई कि सॉइल डिग्रेड होना लग गई। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अनइवन स्प्रेड। अब देखो ये अनइवन स्प्रेड, अच्छा यहां लिख दिया, ये स्प्रेड कर लो इसको, ये है अनइवन बेनिफिट, उल्टा लिख दिया इन्होंने, बेनिफिट। ऐसा नहीं था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबको फायदा, हमने बात करी भाई ऊपर और नीचे के एरियाज में ही हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, पर ऊपर और नीचे के एरिया में, जो भारत का ऊपर और नीचे का एरिया है, उसमें भी सबके साथ नहीं हो रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सब कहां से आएगी?
ये सब उसी के पास आ सकती है जिसके पास खेत बड़ा हो, जिसकी जेब में पैसा पड़ा हो। जिसके पास खेत बड़ा हो और जेब में अच्छा खासा पैसा पड़ा हो। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्मॉल फार्मर के लिए नहीं था। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मीडियोकर और बेटर देन अ मीडियोकर, ठीक है, जो अपने लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप होता है ना, तो मिडिल से थोड़ा सा और बेहतर, वहां से लेकर हाई इनकम ग्रुप तक के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन था, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे, टेक्नोलॉजी के पैसे, उसको यूज करने के लिए जमीन, ये सब हो सकती थी अवेलेबल। और इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को छोटे फार्मर्स बहुत अच्छे से नहीं अडेप्ट कर पाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को पकड़े। क्योंकि 1982 वो ईयर था जब हमारे यहाँ पे नाबार्ड आया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उससे पहले तो कहाँ था? उससे पहले तो लोन लेने के लिए वही जमींदार, वही साहूकार, उन्हीं को पकड़ना पड़ता था, और किसानों के लिए वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अब मैं सवाल उसी को पकड़ लेते हैं जो था, डू इंडिया नीड वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो इसका जवाब है नो, वी डोंट नीड, वी ऑलरेडी हैव। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा फूड ग्रेन है, हमें और ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया 1950 से 1990 की इस कहानी में। अब हम आ गए हैं इंडस्ट्रीज के ऊपर। हमारी भारत सरकार में मौजूद लोगों ने आजादी के जस्ट बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन लॉन्च करा, बट वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ा रुक के, संभल के, जानबूझ के, पहचान कर हम काम करेंगे। उन्होंने बनाई प्लानिंग कमीशन और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स का गठन किया। पहला 5 ईयर प्लान बना दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब बात आ गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, और उसके बाद ये समझते हैं कि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हमारे सरकार में बैठे लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा रोजगार तो दे देता है, पर बहुत ज्यादा रोकड़ा कमा के नहीं देता। क्योंकि एक तो काम बहुत स्लो पेस में होता है, दूसरा रोकड़ा कम बनता है क्योंकि सामान जो है वो ज्यादा रेट पे नहीं बिकता, और तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय इतना मॉडर्न नहीं था कि हम 12 महीने ही एग्रीकल्चर में लगे रहे। ज्यादातर किसान 8 महीने एग्रीकल्चर में लगते थे और 4 महीने घर पे आराम करते थे, क्योंकि साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था उस समय तक। अब सोचा कोई ऐसा जुगाड़ जहां पर 12 ही महीने काम हो, जिससे भारत के अंदर रोजगार और ज्यादा बढ़े और लोगों की जेब में पैसा भी है। तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग में आई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। तो यहां पर इंडस्ट्रीज की जरूरत सबसे पहले इसलिए थी क्योंकि ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। क्या था? स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पूरे 12 महीने आप इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हो, आपको कहीं और रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 12 महीने काम करोगे, 12 महीने तनख्वाह मिलेगी, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इजीली चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि ये मॉडर्नाइजेशन को बहुत प्रमोट करता है। अगर किसी इकोनॉमी को मॉडर्न होना है तो उसकी इंडस्ट्रीज को मॉडर्न होना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज मॉडर्न तब होंगी जब उनके अंदर ग्रोथ आएगी। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे तो वो हमको रोजगार के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी बना के देगी, और इसी वजह से वो नेशनल इनकम के अंदर बहुत अच्छा योगदान दे पाएगी। तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना अब हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ किसी भी इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है, एकदम से झटका देके ऊपर उठाना है, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अगर उस सामान पे प्रोसेसिंग होगी, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो वो सारा काम इंडस्ट्रीज के अंदर ही होगा। और इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। इतना ही नहीं, हमें अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, देखो अंग्रेजों के समय हम कहां फंसे हुए थे। हमने कहा कि हम रॉ मटेरियल तैयार कर देते हैं, फिर वो ब्रिटेन जाके तैयार हो रहा है और सारा पैसा ब्रिटेन को मिल रहा है। तो अगर उनसे वो पैसा छीनना था तो हमें अपने यहां पर उस कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना था, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए माल रेडी करना था। तो इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी था। और साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर मॉडर्नाइज करना है तो उसमें भी इंडस्ट्री लगेगी। ट्रैक्टर बनाना है, वो भी एक इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। तो इन सब कामों की वजह से हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रीज भारत में बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब बात आती है कि यार इन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट के हाथ में देना चाहिए था या फिर सरकार को पकड़ना चाहिए था। तो सेकंड आर्गुमेंट पे बात उठी कि भाई देखो, अभी जो है भारत आजाद हुआ है, अभी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज वैसे ही नहीं है, और प्राइवेट अभी अगर हम डाल देंगे तो एट द एंड वो क्या करेगा? पैसे बनाएगा। वो पैसे बनाने के लिए मोटा मोटा दाम रखेगा, लोगों की जेब में पैसा ऑलरेडी नहीं है, वो इतनी महंगा सामान कैसे खरीदेंगे? तो इसलिए
ये समझा गया कि भैया अभी सरकार का रोल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो सोशल जस्टिस कर सकती है, गवर्नमेंट ही है जो सस्ते दामों पे सामान बेच सकती है, गवर्नमेंट ही है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रीज को चला सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे भारत के अंदर कैपिटल की कमी थी, क्योंकि प्राइवेट दो चार ही थे, हमारे टाटा वाटा ही थे दो चार, बाकी तो कोई था नहीं। तो इतने बड़े देश को अगर इंडस्ट्रीज की सौगात देनी है तो दो चार लोगों से तो काम बनेगा नहीं। तो इसलिए सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई इनिशिएटिव नहीं था ना। अगर मैं बोलूं आप ऐसी जगह फैक्ट्री लगा लो जहां पर ग्राहक नहीं है, जहां पर काम करने वाले लोग नहीं है, जहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहां पर आपका सामान बिकेगा भी नहीं और एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, तो आप बोलोगे भैया ऐसी जगह फैक्ट्री लगानी ही क्यों? तो वही कॉन्सेप्ट भारत के अंदर था। हम आजाद हुए थे, हमने कुछ सीखा ही नहीं था। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री कोई लगा भी लेता तो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता तो वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाता ही नहीं था। तो इसलिए लैक ऑफ इंसेंटिव की वजह से सरकार का यहाँ पर इंडस्ट्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। हम प्राइवेट के हाथ में ही सारा काम नहीं दे सकते। तीसरी चीज थी कि भाई सोशल जस्टिस भी तो करनी थी। प्राइवेट आज नहीं तो कल पैसा बनाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। अभी हम नवजात शिशु के पास बात कर रहे हैं, नवजात शिशु को सामान बेचने से पहले उसको सामान के बारे में पता तो कराना पड़ेगा। ये काम तो सरकार का ही है। अब इसलिए हमने कहा कि भैया प्राइवेट सेक्टर को अभी थोड़ा-सा दूर रख दो, ठीक है? वो अभी काम नहीं आने वाला है, वो हमारी ज़रूरत का काम नहीं। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न था कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। अब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम ये सब डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे मिलता है। प्राइवेट बोला हम काहे को आए भैया जब रिटर्न मिल ही नहीं रहा है और बहुत ज्यादा धीरे मिल रहा है, तो प्राइवेट इसमें पीछे हटता है। प्राइवेट कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से, अब तो खैर प्रॉफिट बहुत ज्यादा बनने लग गया है, पर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पीछे हटता है, क्योंकि वहां पर पैसा 5 7 10 साल बाद बनना शुरू होता था उस समय। ठीक है, तो इन सब वजह से हमारी सरकार को एक डोमिनेंट रोल लगाना पड़ा खुद का इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब ये सारी चीजें उनके दिमाग में बैठ गई। इन सब चीजों को सोच के उन्होंने लागू कर दिया 1956 यानी सेकंड 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने बोला कि हमारा मेन मोटिव अब एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्रियल हो चुका है। ये कितना सही था कितना गलत था ये तो खैर आप नेक्स्ट चैप्टर में जान ही जाओगे, पर अभी बात करते हैं कि भाई इन्होंने 1956 के अंदर क्या कर दिया था। तो हमारी सरकार ने लॉन्च किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन है रिवॉल्यूशन नहीं है, रिजोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या था पहले इसको समझते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमने पीछे बढ़ा कि प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते थे, तो सरकार ने क्या करा, खुद के रोल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया। तो 1956 में आए इस रेजोल्यूशन से सरकार ने खुद के रोल को मोर डोमिनेंट कर दिया इन इंडस्ट्रीज। पर ये किया कैसे? देखो उनका मेन मकसद क्या था। हमारी सरकार का मेन मकसद था कि ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया जाए और वेल्थ को भारत के अंदर रोका जाए ताकि भारत बढ़िया हो। पर ये करा कैसे? तो ये काम करने के लिए उन्होंने 3 जुगाड़ करे। सबसे पहला जुगाड़ था उन्होंने बनाया 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 अलग-अलग टुकड़ों में बांट दिया। अभी 3 टुकड़े क्या थे? उन्होंने दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री, मतलब भारत में उस समय जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उनको 3 प्रकार की टेबलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बनाया शेड्यूल नंबर ए, यानी कि पहली टेबल, जिसके अंदर उन्होंने 17 इंडस्ट्री रखी। ये वो इंडस्ट्री थी जो कि ग्रोथ के लिए की फैक्टर थी। जैसे आप जानते हैं भेल है, गेल है, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री जो कहते हैं ना हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या पूरे देश को चलाने वाला कार्य हो गया, ऐसी बड़ी इंडस्ट्री को सरकार ने बोला कि ये कंप्लीट पब्लिक कंट्रोल के अंदर होंगी। प्राइवेट इज नॉट अलाउड टू ओपन दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। प्राइवेट को ये वाली इंडस्ट्रीज खोलने का कोई प्रकार का परमिट हम नहीं देने वाले हैं। गवर्नमेंट ही इस प्रकार की इंडस्ट्री को चलाएगी और गवर्नमेंट का ही डोमिनेंट रोल रहेगा। प्राइवेट हाथ भी नहीं लगा सकता। अब प्राइवेट पीछे हट गया। ठीक है भाई साहब। फिर उन्होंने कहा ऐसा डरो मत, हम दूसरा शेड्यूल देते हैं। फिर उन्होंने दिया शेड्यूल बी, जिसके अंदर थोड़ी नॉर्मल या न्यूट्रलाइज इंडस्ट्री, टोटल 12 इंडस्ट्री इन्होंने रखी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट इन दोनों के रोल को इक्वलाइज कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट भी चला सकती है, प्राइवेट भी चला सकती है, पर हाँ प्राइवेट गवर्नमेंट के नीचे ही रहेगी। यानी कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
किसको कितना पैसा अलोकेट करना है, इसका काम सरकार का ही रहेगा। तो पहले शेड्यूल में पूरी सरकार, दूसरे शेड्यूल में मेजरली सरकार, प्राइवेट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद शेड्यूल सी जितनी भी बची कुछ इंडस्ट्री थी उनको बोला प्राइवेट गो, रबड़ बना लो, प्लास्टिक के सामान बना लो, ये सब जो है ये दे दिए प्राइवेट को कि बोले ठीक है तुम्हें जितनी खोलनी है जो खोलनी है आप खोल सकते हो। समझ में आ गया? तो यानी कि प्राइवेट को थोड़ी-थोड़ी सी चाल इन्होंने दे दी थी, पर कहा था कि एक लिमिट ही है, तुम उसके ऊपर नहीं जा सकते, की फैक्टर में मोटा पैसा तुम नहीं बना सकते, तुम्हें छोटा-छोटा पैसा बनाना है, तभी तुम काम करो। ठीक भाई, प्राइवेट ने कहा चलो ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक काम और कर दिया। यहां तक सही था, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने लागू किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, ये सुन के आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा। अगर आप प्राइवेट कैपिटलिस्ट की तरह सोचो, यानी कि मैं मान लो एक धंधे वाला आदमी हूं, मैं बिजनेस वाला आदमी हूं, मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है भारत, उसके नजरिए से सोचो तो देखो कितना खराब काम है। सरकार ने बोला एक रिटन परमिशन चाहिए होगी आपको अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है, फेयर एनफ। बट इसके साथ साथ अगर आपको एक्सपेंड भी करनी है अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो भी आपको रिटन परमिशन चाहिए। समझ रहे हो? यानी फैक्ट्री खोलने के लिए तो चाहिए, पर आपको बोला यार प्लांट थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं प्लांट को, कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, उसके लिए भी आपको रिटन परमिशन चाहिए। यानी कि हर काम के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप और हम दोनों समझदार हैं कि जब जब सरकार के पास प्राइवेट जाता है परमिशन लेने के लिए, तो पहले वो चक्कर काटेगा, उसके बाद श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, उसके बाद कुछ हो सकता है। ये हम सबकी सोच है, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा था, ये प्राइवेट का दिमाग थोड़ी जरा दबने लग गया, बोले यार ये क्या है, खोलने के लिए परमिशन चलता है, पर अब मुझे बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, यूनिट एक और बनानी है, ब्रांचेस खोलनी, हर चीज के लिए गवर्नमेंट से पूरा अप्रूवल लिया जाए, तो यहां पर प्राइवेट हमारा दबने लग गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड टू सर्वाइव। कोई भी नई इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती थी until and unless a license is obtained from government, जब तक सरकार से एक प्रॉपर लाइसेंस नहीं बन जाता। मोर ओवर लाइसेंस ऑल्सो रिक्वायर्ड if the existing industry wants to expand और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। अगर उसने प्रोडक्शन में एक नई चीज ऐड कर दी है या थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक नया कैटलॉग लगाना चाहते हैं, तो भी आपको रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां हमारा प्राइवेट फंस गया। अब प्राइवेट मुंह मोड़ के जा ही रहा था, सरकार ने पकड़ लिया, बोले इधर आ। बोले क्या हो गया? बोले हम आपको थोड़ा सा फायदा दे देते हैं। फायदा देने के लिए सरकार ने कंसेशन की पॉलिसी शुरू कर दी। अब व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ कंसेशन? सरकार ने बोला कि हम टैक्स में आपको छूट दे देंगे, अच्छी रेट पे आपको बिजली दे देंगे, सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे देंगे, और भी लेबर लॉज में भी थोड़ा सा इजी कर देंगे, अगर आप छोटे छोटे गांव में, बैकवर्ड एरियाज के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो। अगर आप शहर में लगा रहे हो तो हम नहीं जानते आपको, पर अगर आप गांव में लगा रहे हो तो हम आपको ये थोड़ा सा छोटा मोटा फायदा जो है प्रोवाइड करवा देंगे। अब भैया इससे प्राइवेट माना या नहीं माना, ये आपको जानने को मिलेगा 1991 यानी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। हमारा आखिरी कुछ टॉपिक रह गए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, पहले आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका लेवल बहुत छोटा हो, और ये छोटा लेवल कितना छोटा हो ये डिफाइन कौन करेगा? तो ये डिफाइन किया गया है अभी रिसेंटली सन 2006 के एमएसएमडी एक्ट के तहत। ये एमएसएमडी क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, पहले अलग डिफाइन हो रहे थे, पर फाइनली जो अभी डेफिनेशन दी गई है, जो ये पढ़ रहे हो, ये एमएसएमडी एक्ट के थ्रू दी गई है। अभी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम उनको बोलेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं। अगर हम प्रेजेंटली की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ रहे होंगे। पर जब 1951 में ये सारी चीजें आई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन आई थी, तो उस समय ये डेटा था करीब 5 लाख रुपए। यानी आप सोच सकते हो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है, 5 लाख के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है। तो बात ये आती है कि भाई जब हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, अब हम आ गए उस छोटी इंडस्ट्री को पकड़ने के लिए जो कि किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, छोटे से कमरे के अंदर भी खुल सकती है। क्यों जरूरी है कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को खोलें? क्या बड़ी इंडस्ट्रीज से काम नहीं हो सकता?
तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ ओपनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भारत के ग्रोथ के अंदर। देखो हमारा इंडिया जो है ना, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत है। बड़ी इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती है। दो तरीके की इंडस्ट्रीज हो सकती है, आइदर इट इज सीआईटी और एलआईटी। सीआईटी का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एलआईटी का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बड़ी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा रोकड़ा लगता है, वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी उसके अंदर बहुत अच्छा खासा मशीन लगा हुआ होता है। वो भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इतने लोगों को रोजगार देने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम नहीं होगा। तो ये वाला काम करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर लेबर इंटेंसिव। अब सवाल उठता है कि ये लेबर इंटेंसिव क्यों है? ये लेबर इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट एक लिमिट है। भाई उस समय 5 लाख से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, आज की तारीख में 5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप बहुत बड़ी मशीन नहीं लगा पाओगे, आपको छोटी मशीन लगानी पड़ेगी। तो फिर काम कौन करेगा? तो वो वाला काम लेबर्स के थ्रू कराया जाता है, और इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये हमारे भारत में वन ऑफ द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडर है। मतलब सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है ना, वो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या गांव के इंडस्ट्री के थ्रू ही मिलता है। ठीक है। सेकंड रीजन है कि ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब सर बात आती है बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो लग गई एक स्पेसिफिक जगह, तो वो उसके आसपास के एरिया को ही डेवलप कर रही है। बट आप एक बात बताओ, जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनके डेवलपमेंट को कौन ध्यान रखेगा? मैं बोलूं कि भैया टाटा की जो कंपनी या इंडस्ट्री लगी हुई है, उसको उठा के हम छोटे से कस्बे में टिका देते हैं, जहां पर ना रोड है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, और ना ही कोई आदमी है काम करने वाला। क्या वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी? आपका जवाब होगा सर वो लगाएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि उनको चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है, क्योंकि वो किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी छोटे से एरिया के अंदर खुल सकती है। थर्ड रीजन है कि ये इक्विटी को प्रमोट करता है। देखो इंडस्ट्री बड़ी होगी तो पैसा ज्यादा बनेगा, नॉट एन इशू, बट पॉइंट ये है कि जब इंडस्ट्रीज बड़ी हो जाती है तो पैसा या पावर कुछ लोगों के हाथ में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर छोटी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि कोई भी खोल सकता है, तो वो पावर, वो पैसा सबके बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं बोलूं एक 10,000 करोड़ की कंपनी है, उनके मालिक होंगे 20 लोग। मैं बोल रहा हूं कि उसके एग्जाम्पल या उसके एवज में हम 5-5 करोड़ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल देते। अब उनके जो मालिक होंगे वो शायद हजारों के अंदर होंगे। तो ये क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, और इसलिए इस इंडस्ट्री को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक और रीजन है कि ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक फर्नीचर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी, उसको रेगुलर लकड़ियों की सप्लाई चाहिए होगी। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो खुद का ही सामान या खुद के लिए एक यूनिट खोले और जहां जहां से उसको लाना वहां जाके पेड़ों से काट कूट के लेकर आ जाए लकड़ी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो देखे कि मुझे यार इन 4 एरिया से लकड़ी मंगवानी है, तो उन 4 एरिया में लकड़ी काटने वाला काम कौन से लोग कर रहे हैं, उनको फोन करा और उनको बोला कि भैया तुम्हारा सारा सामान जो होगा वो हम खरीद लेंगे। हो गया काम, मेरे को एक्स्ट्रा यूनिट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या करती है छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम कराती है। अब लकड़ी जो है वो छोटी इंडस्ट्री वो अपना काम कर रही है, वो बना के इनको बेची, तो उनको ग्राहक मिल गया और इनका काम इजी हो गया। ठीक है। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, और इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे सरकार ने बहुत एक्सट्रीम ध्यान देना शुरू करा। पर ये जो ध्यान देना शुरू करा, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम लोग नए थे, हमें ये पकड़ना था कि हम बाजार कैसे चलाते हैं, हम लोगों को कुछ आता ही नहीं था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो थी इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि बाहर जो दुनिया थी, भारत के बाहर जो दुनिया थी, उनको सब कुछ आता था, उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप थी, उनके पास मशीन्स थी, तो वो अगर भारत में आ जाते तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी चल ही नहीं पाती। तो उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च करी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, ध्यान से समझना। आपके शायद टीआर जैन विक्योरी में इसका एक पूरा चैप्टर है,
पर वो चैप्टर आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 पॉइंट है जो आपको देखने हैं, वो अभी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भाई आजादी से पहले हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी? हम लोग कच्चा माल बनाएंगे और ब्रिटेन में जाके उसको बेच डालेंगे, वहां से पक्का माल आएगा और यहाँ हम उसको खरीद लेंगे, जिससे हमारी वेल्थ क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, हमारा सारा पैसा कबाड़ में जा रहा था और साथ साथ में रिसोर्सेज भी जा रहे थे। आजादी के जस्ट बाद हमारे जो भी प्लानर्स थे उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया। ड्यूरिंग colonial period, India was the prime exporter of raw material and the importer of finished goods. But आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के जस्ट बाद, इंडिया ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया और उस बदलाव को करने का मेन मोटिव था कि उन्हें बनना था सेल्फ सफिशिएंट। आजकल आप जिसको आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। इसको पहले सेल्फ सफिशिएंट बोला जाता था। इसका मतलब कि हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, सब कुछ अपने आप खुद ही अपने देश के अंदर बनाएंगे। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, या फिर हम बोल सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा। दोनों का मतलब एक है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप चले गए बाजार में, आपने बोला कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है, अब पेप्सी पिए या कोको कोला पिए? अगर हम पेप्सी पिएंगे तो कोको कोला नहीं पिएंगे, कोको कोला पिएंगे तो पेप्सी नहीं पिएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, आइदर दिस और दिस। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो सामान अब तक हम बाहर से मंगा रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको बदल दो। किससे बदलो? घर में बना के। मतलब बाजार का खाना हम मंगा के खा रहे थे, अब बाजार से नहीं मंगाएंगे, उसी खाने को हम घर में बनाने का प्रयास करें। इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, अगर डेफिनेशन देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, मतलब घर के अंदर ही सामान बनाकर। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, बाहर से सामान मंगाने की जगह हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जो हमारे यहां पर इंडस्ट्री लगी हुई थी बड़ी और छोटी, उनको प्रमोट करा कि भाई आप ही ये सारा सामान बना लो और बदले में हम आपको थोड़ी बहुत आजादी दे देंगे, थोड़ी बहुत छूट दे देंगे। जैसे टैक्स हम कम कर देंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करा देंगे, लेबर लॉ में थोड़ा सा ईज कर देंगे, ये सारी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। पर क्या इससे कुछ हुआ? खैर, वो अपन सेकंड चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि ये सारी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हुई और कितनी अनसक्सेसफुल हुई। वापस आते हैं अपन इसी पॉलिसी पे। तो इस पॉलिसी को करने के लिए सरकार ने दो हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा था टैरिफ, यानी कि टैक्स। हम देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब हम आजाद हुए थे, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल बच्ची थी, उनको कुछ नहीं आता था। जितना भी आता था वो शायद एक इतना सा पार्ट था टोटल बाजार का। हमारे यहाँ पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमें मशीन चलाना आता ही नहीं था। तो फॉर एग्जांपल, मानते हैं एक जूता है जो हमारे यहाँ बन रहा है 1,000 रुपए का, और उसी जूते को, उसी क्वालिटी को अगर हम बाहर से मंगाते तो बाहर से आ रहा था वो, मान लो 300 रुपए। तो अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप सेम क्वालिटी का जूता 1,000 में खरीदना पसंद करोगे या 300 में खरीदना पसंद करोगे? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, हम 300 में वही जूता खरीदेंगे, अगर सस्ते में मिल रहा है तो हम क्यों ही छोड़ें उसको। तो भाई इस बात में क्लियरनेस थी कि इंडिया वाले 300 का ही खरीदेंगे। अब हमें 1,000 वाला बेचना था, तो हमारी सरकार ने एक दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से सामान मंगाते हो तो हम उस पे लगाएंगे टैक्स, और टैक्स होगा करीब 150%, 200%। और उन्होंने कहा कि इस 300 के, जो एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, हम 800 रुपए का टैक्स लगा देते हैं। कितने का? 800 रुपए का टैक्स लगा देते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ कि 800 रुपए का टैक्स लगने के बाद इन जूतों की कीमत कितनी हो गई? 1100। जबकि भारत में बनने वाला जूता अभी भी हमें मिल रहा था 1,000 रुपए में, क्योंकि इस पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। तो ऑटोमेटिकली अब इंडिया के ग्राहक क्या करने लग गए? वो 1,000 रुपए वाला जूता पसंद करने लग गए। ठीक है, तो ये था एक टैरिफ लगाने का। आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी, बदमाश कंपनी, तो उस पिक्चर के अंदर वो लोग इसी टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे और 300 के अंदर जूता अपने भारत के अंदर लाने का जुगाड़ कर रहे थे। नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, क्योंकि ये वाली चीज उसके अंदर काफी इजीली एक्सप्लेन की गई है।
दूसरा जो काम किया, सरकार ने लगा दिया कोटा सिस्टम। अब कोटा सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मानो कि आप अपने पिताजी के साथ गए हो बाजार में कुछ खाने पीने। अब क्योंकि पिताजी के पास काफी पैसे हैं, तो आप जी खोल के, मन खोल के, तन खोल के खाओगे। जो अच्छा लग रहा है वो भी खाओगे, जो कम अच्छा लग रहा है वो भी खाओगे, जो महंगा है वो भी खाओगे, जो सस्ता है उसको भी एक बार चाख ही लोगे। बट पिताजी ने आपको दे दिए 100 रुपए, या खाया। अब आपकी जेब में एक लिमिट लग गई 100 रुपए की। तो अब आप क्या करोगे? अब आप बहुत सोच समझ के खाओगे। आप पहले वो खाओगे जिससे पेट भरे, फिर वो खाओगे जिससे मन भरे, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो कुछ और तीसरी चीज हम ट्राई कर लेंगे। बट जैसे ही हमारे पास एक लिमिट आ गई, हमने क्या कर दिया, बहुत सोच समझ के यूज करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से सरकार ने लगा दी कोटा, यानी एक लिमिट, कि आप कितने नंबर या कितनी प्राइस का इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बोल दिया कि पूरा भारत पूरे साल में 400 करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये एक लिमिट लग गई, तो पहले जो बेसिक इंपोर्ट के लिए चीजें हैं जिससे डेवलपमेंट होता है, वो इंपोर्ट करी जाएंगी। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इधर उधर की चीजों को इंपोर्ट के बारे में सोचा जाएगा। समझ में आ गया? तो इन सभी चीजों की वजह से हमारे यहां बाहर की इंडस्ट्री थोड़ा कम आने लगी, और हम इंडिया में बने हुए सामानों को ज्यादा प्रेफर करने लग गए। पर क्या ये बात सही थी? खैर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आराम से पढ़ेंगे कि हमारे इन पॉलिसीज से क्या इंपैक्ट आता है। खैर, बात बड़ी सिंपल है, बहुत खराब थी और काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया। कैसे, क्यों, कब, किस लिए, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं देते हैं पूर्ण विराम।